नमस्कार। आज हम कुछ हालिया खबरों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। जी, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर खेल और टेक्नोलॉजी तक कई अहम जानकारियां हैं। तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों हुआ और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। एक बड़ी खबर आई है कि भारतीय निर्यात के लिए एक बड़े बाजार के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल गए हैं। तो सवाल ये है कि किस देश में भारतीय निर्यात अब ड्यूटी फ्री हुआ है। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक समझौता हुआ है उसके तहत अब भारत से जाने वाले लगभग सभी सामानों पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अच्छा, पूरी तरह से ड्यूटी फ्री। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा? मतलब कौन से ऐसे भारतीय उद्योग हैं जिन्हें इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, अच्छा, गहने और मशीनरी जैसे उद्योगों को। आप सोचिए, ये वो सेक्टर्स हैं जहां हमें चीन और वियतनाम जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिलती है। सही बात है। अब जब भारतीय प्रोडक्ट्स बिना किसी टैरिफ के ऑस्ट्रेलियाई बाजार में जाएंगे तो वो सस्ते और ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, सिर्फ व्यापार नहीं। बिल्कुल। ये इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा भी है। दिलचस्प है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में एक और अनोखी बात है, मैंने सुना है वहाँ वोट ना करने पर जुर्माना लगता है। हाँ, $20 का। ये दिखाता है कि वो अपने लोकतांत्रिक प्रोसेस को लेके कितने सीरियस हैं। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जहाँ लोकतंत्र को लेकर इतनी सख्ती है, और दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जी। जैसे अफ्रीका की गिनी में, जहाँ हाल ही में मामा डुम्बोया को राष्ट्रपति चुना गया है। ये नियुक्ति क्यों खास मानी जा रही है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये चुनाव 2021 में हुए एक सैन्य तख्ता पलट के बाद हुआ है। ओहो। और मामा डुम्बोया जो उस तख्ता पलट के नेता थी, अब भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें लगभग 86.72% वोट मिले हैं। 86% से ज्यादा वोट? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या इसे लोकतंत्र की वापसी माना जाए या ये कोई और कहानी कहता है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो चुनाव होना अच्छी बात है, लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक कदम है, लेकिन जब एक सैन्य नेता को इतना भारी बहुमत मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अक्सर सवाल उठाते हैं कि चुनाव कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष थे। सही है, ये सवाल तो उठेगा ही। तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी कि गिनी आगे किस तरह की शासन व्यवस्था की ओर बढ़ता है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। चलिए अब वैश्विक मामलों से भारत की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। हम अक्सर जीडीपी के आंकड़े सुनते हैं, पर हाल ही में इसकी गणना के तरीके में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रियल जीडीपी निकालने के लिए भारत का नया आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या रखा गया है? भारत का नया आधार वर्ष अब 2022-23 कर दिया गया है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये 2011-12 हुआ करता था। इसे मोस्पी यानी संख्याकी मंत्रालय ने बदला है। ये आधार वर्ष बदलना सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। क्या इसका आम आदमी पर भी कोई सीधा असर पड़ता है या ये बस अर्थशास्त्रियों के लिए ही जरूरी है? नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप 2011 में अपने घर के खर्च का हिसाब लगा रहे थे। ठीक है। तब शायद आपका सबसे बड़ा खर्चा पेट्रोल, दाल और फोन कॉल्स पर होता था। लेकिन 2023 तक? हाँ, अब तो मोबाइल डेटा, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब पर ज्यादा खर्च होता है। बिल्कुल, जीडीपी के साथ भी यही होता है। अर्थव्यवस्था की बनावट बदल जाती है। नया आधार वर्ष अर्थव्यवस्था में आए इसी बदलाव को पकड़ता है। अच्छा, मतलब इससे हमें इकोनॉमी की ज्यादा सच्ची और ताजा तस्वीर मिलती है? जी, इससे सरकार को भी अपनी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था। और जब हम पुराने सिस्टम को अपडेट करने की बात कर ही रहे हैं, तो एक देश ऐसा है जिसने एक बहुत पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बंद ही कर दिया है। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? ये करने वाला पहला देश है डेनमार्क। डेनमार्क पूरी तरह से बंद कर दिया? हाँ, 1 जनवरी से उनकी राष्ट्रीय डाक सेवा पूरी तरह बंद हो गई है। वजह सीधी है, डिजिटल कम्युनिकेशन। जब ईमेल और व्हाट्सएप हैं तो चिट्ठियों का इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया है। ये तो एक युग का अंत जैसा है। मतलब जिस डाक सेवा ने सदियों तक दुनिया को जोड़े रखा, वो अब इतिहास बन रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलाव ला रही है। आज जो सेवाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, हो सकता है कल वो मौजूद ही ना हो। सही कहा।
चलिए अब व्यवस्थाओं में बदलाव से उन लोगों की बात करते हैं जो अपने क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। खेल जगत में एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये बड़ा अवार्ड महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दिया गया। नोवाक जोकोविच जी, ये अवार्ड सेरेमनी दुबई में हुई थी। जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो अपने आप में एक कमाल का रिकॉर्ड है। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो आमतौर पर उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायर हो चुके हैं। जोकोविच तो अभी भी टॉप पर है, तो इस अवार्ड का क्या महत्व है? यही बात इस पुरस्कार को खास बनाती है। ये सिर्फ उनके जीते हुए खिताबों के लिए नहीं है, बल्कि खेल पर उनके पूरे प्रभाव के लिए है। उनकी फिटनेस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और इतने सालों तक लगातार टॉप पर बने रहने की उनकी क्षमता, ये सब उन्हें एक लिविंग लेजेंड बनाता है। सही है, उनका समर्पण वाकई कमाल का है। लेकिन कभी-कभी महानता बहुत कम उम्र में भी दस्तक दे देती है। एक ऐसी ही कहानी भारत से है। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ये अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है काम्या कार्तिकेयन ने। काम्या कार्तिकेयन जी, और उनकी उम्र सिर्फ 18 साल बताई गई है। सिर्फ 18 साल की उम्र में साउथ पोल, ये तो सोचने में भी मुश्किल लगता है। इस तरह के अभियान के लिए तैयारी कैसे की जाती है? ये सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ पर मानसिक मजबूती शायद शारीरिक ताकत से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। सोचिए, हफ्तों तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर, 0 से 30-40 डिग्री नीचे का तापमान, और वो अकेलापन। जी, काम्या ने अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर नहीं, बल्कि मेंटल रेजिलियंस पर भी बहुत काम किया होगा। ये भारत के हर युवा के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वाकई बहुत प्रेरणादायक है। और खेल की दुनिया से एक और रिकॉर्ड, इस बार क्रिकेट के मैदान से। महिला T20I क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ये रिकॉर्ड भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बनाया है। दीप्ति शर्मा जी, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना 152वां विकेट लेकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड तो है ही, पर क्या ये भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में भी कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अब कितनी गहराई आ गई है। पहले हम कुछ ही बड़े नामों पर निर्भर रहते थे। सही है। लेकिन अब दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं। ये महिला क्रिकेट में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। तो खेल के मैदान से अब देश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की ओर चलते हैं। शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा से करते हैं। किस IPS अधिकारी को NIA के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? IBS अधिकारी राकेश अग्रवाल को NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के DG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यहाँ ये शब्द अतिरिक्त प्रभार ध्यान खींचता है। इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी के लिए एक अस्थायी प्रमुख क्यों? इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, अतिरिक्त प्रभार आमतौर पर तब दिया जाता है जब स्थायी नियुक्ति में कोई प्रक्रियात्मक देरी हो रही हो या सरकार सही उम्मीदवार की तलाश कर रही हो। अच्छा, तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है? जी, एक अंतरिम व्यवस्था। हालांकि NIA जैसी एजेंसी के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द एक स्थायी प्रमुख की नियुक्ति हो ताकि लीडरशिप में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। समझ गई। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से वित्तीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO कौन बने हैं? अजय शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा। और उनकी नियुक्ति 18 दिसंबर 2025 से 5 साल के एक लंबे कार्यकाल के लिए है। 5 साल का कार्यकाल, ये तो काफी लंबा समय है। हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेक्टर में जहां बाजार बहुत ऊपर नीचे होता है, एक लंबी अवधि की नियुक्ति कंपनी और निवेशकों को क्या संकेत देती है? ये स्थिरता का, स्टेबिलिटी का संकेत देती है। एक लंबा कार्यकाल नए CEO को कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने और उसे लागू करने का मौका देता है। यह निवेशकों को भी भरोसा दिलाता है कि कंपनी का नेतृत्व स्थिर हाथों में है। तो ये एक सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। और अब एक ऐसे संस्थान की बात जो देश के करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। हाल ही में किसे FCI यानी भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख बनाया गया है? RK अग्रवाल को FCI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। FCI एक बहुत बड़ा और जटिल संगठन है। एक नए प्रमुख के तौर पर श्री अग्रवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी भंडारण और वितरण की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना। हाँ, वो अनाज की बर्बादी वाली खबरें तो आती रहती हैं। जी, बहुत सारा अनाज भंडारण की सही सुविधाओं की कमी से बर्बाद हो जाता है।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पक्का करना कि अनाज सही लाभार्थी तक पहुंचे और भ्रष्टाचार कम हो, ये भी एक बड़ी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। चलिए अब नजर डालते हैं कि भारत अपने भविष्य की नींव कैसे रख रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्र में। पहला सवाल, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन यानी इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना गांधीनगर, गुजरात में की जाएगी। गांधीनगर में? और जो बात इसे और खास बनाती है वो ये है कि इसे GIFT सिटी के अंदर स्थापित किया जाएगा। GIFT तो भारत का एक बड़ा फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब है। एक एआई रिसर्च सेंटर को खास तौर पे वहां स्थापित करने का क्या फायदा है? यहाँ एक बहुत बड़ा तालमेल है। फाइनेंस आज पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा पर निर्भर है, जिसे हम फिनटेक कहते हैं। सही बात है। AI इस डेटा का विश्लेषण करके धोखाधड़ी का पता लगाने, निवेश की बेहतर सलाह देने, इन सब कामों में मदद कर सकता है। GIFT सिटी में इसे स्थापित करने का मतलब है कि रिसर्च और इंडस्ट्री एक साथ काम करेंगे। तो ये भारत को AI के क्षेत्र में सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक इनोवेटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। भविष्य का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वच्छ ऊर्जा। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन शब्द हम बहुत सुनते हैं, इसे आसान भाषा में समझाएंगे जरा। मतलब ये है क्या चीज और ये सोलर या विंड एनर्जी से कैसे अलग है? जरूर। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल स्रोतों से आती है, इसीलिए इसे ग्रीन कहते हैं। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भारी उद्योगों, ट्रकों और जहाजों को चलाने के लिए हो सकता है, जहां बैटरी उतनी कारगर नहीं होती। मतलब ये ऊर्जा पहेली का एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा है। जी, इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। और भविष्य के निर्माण में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अपने पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? ये प्रस्ताव बिहार राज्य से संबंधित है। अगर ये मंजूर हो जाता है तो ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अभी वहाँ कौन सा है? अभी वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रमुख है। किसी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से जमीन पर असल में क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे सिर्फ बाघों को ही फायदा होता है? नहीं, इसका फायदा पूरे जंगल और इकोसिस्टम को होता है। अच्छा। जब कोई क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित होता है तो उसे NTCA से ज्यादा फंड और बेहतर सुरक्षा मिलती है। बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, मतलब अगर हम बाघ को बचाते हैं तो हम उसके साथ पूरे जंगल, उसमें रहने वाले हिरण, पेड़ पौधे सबको बचाते हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर राष्ट्रीय नियुक्तियों तक और खेल के मैदानों से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक का एक लंबा सफर तय किया। इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ देखने पर आपको क्या तस्वीर नजर आती है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ डेनमार्क में डाक सेवा जैसी सदियों पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत AI और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की तकनीकों पर दांव लगा रहा है। अर्थव्यवस्था को मापने के हमारे पैमाने बदल रहे हैं और हमारे खिलाड़ी दुनिया में नए मानक बना रहे हैं। बिल्कुल, ये सब एक साथ हो रहा है। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार गहरा हो रहा है, गिनी जैसे देश राजनीतिक स्थिरता ढूंढ रहे हैं और हमारे अपने संस्थानों में नई ऊर्जा भरने के लिए नए लोग आ रहे हैं। जी, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ AI रिसर्च सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जैसी चीजें हमें भविष्य के लिए उत्साहित करती हैं, वहीं पारंपरिक डाक सेवा का अंत हमें ये भी याद दिलाता है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। सवाल ये है कि इस तेजी से बदलते दौर में हम खुद को ढालने के लिए कितने तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 2025 में नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? In 2025, India became the world's which largest economy by nominal GDP? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।